सबका स्वागत है हमारी कक्षा में। और हमारे यहाँ हिंदी साहित्य की क्लासेस चलती हैं और नेट का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। और आज से एक नई यूनिट शुरू हो रही है, यूनिट 8, जो कि नाटकों की है। तो इंटरेस्टिंग है। जैसे कहानी पढ़ी हमने, कहानी भी बहुत अच्छी लगी और हम देखेंगे उपन्यास भी हमने देख लिए। अब इंटरेस्टिंग उस पे आ गए हैं, नाटकों पे। ये सारी विधाएं हैं, गद्य की विधाएं हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है सबसे पहले नाटक, जो भारतेंदु जी का। अब चलो, मैं आज क्योंकि पहली क्लास है नाटक की, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है नाटक की यूनिट को, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, इसको करना कैसे है। तो ये जितने भी नाटक हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगी। और मैं कोशिश तो ये करूँगी कि जो छोटे नाटक हैं वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँ। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नाटक हुआ, जैसे कि चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, तो इनको मैं कोशिश करूँगी कि इसका सार रूप में आपको समझाऊँ। लेकिन मैं यहाँ पे भले थोड़ा सा सार में समझा रही हूँ, लेकिन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से आएगा मुझे रिस्पॉन्स, तो मैं ये भी कोशिश करूँगी कि उसको भले छोटे छोटे टुकड़ों में करूँ, उन नाटकों को ज़रूर पढ़ूँ। क्योंकि ये दोनों नाटक जो भी मैंने नाम लिए ना, बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। मतलब चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आप देख लो, मास्टर्स के सिलेबस में भी लगे रहते हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी ये नाटक लगा हुआ है स्कंदगुप्त। और हर स्टेट का अलग अलग रहता है, पीएससी जिसको जो भी सिलेबस में लेता है। लेकिन जयशंकर जी के इन दो नाटकों को हम स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा बड़े नाटकों में महाभोज है ना, एक और द्रोणाचार्य, ये थोड़े से नाटक ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन कोशिश करूँगी मैं कि वो आपको पूरे पढ़ाए जाएं। हाँ, क्लास में आपको रेगुलर रहना है, बस इतना ही करना है। आपको क्लास में रेगुलर रहना है और अच्छे से सुनना है, समझना है और रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको सफल होकर दिखाना है, ठीक है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए कि आप इसके नोट्स बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो जितने भी नाटक हैं उन नाटकों के नाम और उनके राइटर्स के, लेखकों के नाम आपको लिखने हैं। इनका प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए, और किस नाटक में कितने अंक हैं, इससे प्रश्न बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कितने गीत हैं, कुछ नाटकों में गीत भी हैं, जैसे जयशंकर जी के हैं और आगरा बाजार के हैं, अंधेर नगरी के हैं, तो भारत दुर्दशा के हैं। इन सब नाटकों के आपको गीत भी पता होने चाहिए, कितने गीत हैं टोटल, और किस अंक में कौन सा गीत आया है, इवन ये भी आपको समझना है। मैं शुरू में इसीलिए इंडिकेट कर रही हूँ कि आपको इन्हीं दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही ये नाटकों की पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके अलावा नाटक के पात्र से प्रश्न आते हैं, कितने पात्र हैं, कौन सा पात्र किस नाटक में है, ये आपको देखना है। फिर है नाटक का विषय क्या है, विषय तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और इसका सारांश आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ लिया लेकिन आपको पता ही नहीं नाटक में है क्या, तो आप चाह कर भी सही आंसर नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आपको ये भी नोट अभी शुरू में बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में कितने नाटक लगे हुए हैं। देखिए, आपके सिलेबस में बच्चों टोटल देखा जाए तो 10 राइटर के 14 नाटक लगे हुए हैं। लेखक 10 हैं, नाटक हैं 14, ठीक। जैसे हमने कहानियों में देखा था, एक एक राइटर की 2-2 कहानियाँ भी थी, सेम यहाँ पे भी यही है। सबसे पहले आप सीक्वेंस में, मैं इस वीडियो को पॉज करके चाहे बाद में देखिएगा, चाहे अभी आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा सुन के आप रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हैं। तो नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस से बताती जा रही हूँ, पहले से आखिरी के क्रम में कौन सा नाटक है। इससे आपको याद भी हो जाएगा और इजी रहेगा। सबसे पहले नाम आ जाता है जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है, ये है हमारा पहला नाटक, अंधेर नगरी। नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1881, ठीक है। 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है। अच्छा, इससे भी पहले 1880 का लिख लो, भारत दुर्दशा, उसका प्रकाशन वर्ष भारत दुर्दशा का 1880 है, और इसके भी राइटर वही हैं, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो हरिश्चंद्र जी के, भारतेंदु जी के 2 नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनको मैं पूरे नाटक आपको पढ़ाऊंगी, पूरा का पूरा नाटक। हो गया, नोट कर लिया। सबसे पहले 1880 भारत दुर्दशा, 1881 अंधेर नगरी। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब 1831 में आ जाता है चंद्रगुप्त, 1831।
और उससे पहले 1828 स्कंदगुप्त। आप ऐसे नोट करिए, मैं पहले जिसका आगे बता दी, लेकिन अभी सीक्वेंस इस तरह से। सबसे पहले 1880 भारत दुर्दशा, 1881 अंधेर नगरी, इन दोनों के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा नाटक हमारा हो गया स्कंदगुप्त 1928, भारत उनका जयशंकर प्रसाद। फिर इनका दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का समय है 1931, इसके भी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नोट कर लिए। इसके अलावा चलते हैं पांचवा नाटक। पांचवा नाटक भी है इन्हीं का, क्या नाम है, ध्रुव स्वामिनी, 1933। तो ये 3 नाटक हो गए हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, अब चलते हैं छठवें नाटक की तरफ। तो छठवां नाटक अगर हम देखेंगे तो सीक्वेंस के अनुसार आ जाएगा सिंदूर की होली, 1934 सिंदूर की होली, और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लाल नहीं है, आपके सिलेबस में गलत प्रिंट किया हुआ है, एनटी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। कितनी बार बोला गया है कि उसमें सिलेबस में भी कुछ गलतियां हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। सिंदूर की होली 1934। इसके बाद आ जाता है 7वें नंबर पे अंधा युग, 1955। अंधा युग एक वो है, क्या कहें, गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1955 से पहले एक याद आ रहा है मुझे, 1948 का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसको आप पहले लगा देंगे। इससे अंधा युग से पहले आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का बहुत अच्छा नाटक है। इसका समय है 1948। फिर 1955 आ जाएगा वो अपना अंधा युग 1955। इसके बाद 1955 से भी पहले 1954 में आया है आगरा बाजार। आगरा बाजार हबीब तनवीर जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, आगरा बाजार 1954। पहले मैं आपको ईयर ही बता देती हूँ, फिर आप सीक्वेंस में जमाना, है ना, क्योंकि मुझे जैसे जैसे याद आते जा रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ। फिर आ जाता है और ये हो गया आषाढ़ का एक दिन हो गया 1958। इसके बाद है 1954 आगरा बाजार, 1955 आ जाता है हमारा अंधा युग। और इसके बाद के नाटक बच्चों थोड़े से ऐसे हैं, एक अंजो दीदी भी है 1955। 50 के उसमें बहुत सारे नाटक हो गए, देखो 4 से 5 नाटक हो गए। फिर से मैं करेक्शन कर देती हूँ। तो अब सबसे पहले अगर 50 के उसके बाद के नाटक को लेंगे तो 1954 में है आगरा बाजार, 1955 में है अंजो दीदी, और 1958 में हो गया आषाढ़ का एक दिन। और कौन सा बताया था मैंने, हाँ, सिंदूर, उसके आधे, वो क्या कहना चाहिए इनका यार, धर्मवीर भारती जी का बहुत प्रसिद्ध गीति नाट्य है अंधा युग 1955। नोट कर लिया आप लोगों ने। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि एक नाटक बचा है आपका बकरी, एक और द्रोणाचार्य, और महाभोज सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, पहले चलो इसके ईयर बताती जाती हूँ। बकरी का है बच्चों 1974, 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक और द्रोणाचार्य का है 1977, 1977, और जो महाभोज है ये है 1983, 1983। तो अब इनको सीक्वेंस में आप लगा लीजिए, और टोटल आपके हो गए नाटक 14 और नाटककार हो गए 10। इस तरह से पूरे नाटक हैं। क्लियर हुआ? कुछ गलत एक बार आप मैच कर लेंगे, लेकिन मुझे पूरा जहाँ तक इतनी बार मैंने पढ़ाया है तो मुझे, हाँ बेटा, एक बच्चा आधे अधूरे नहीं बताए, आधे अधूरे, हाँ आधे अधूरे बचा है। ये 1969 है बेटा, 1969 मोहन राकेश जी का, हाँ एक बच्चा है। क्योंकि मैंने अभी कहीं से नोट्स नहीं किया है, मैं अभी क्योंकि यही PDF ओपन करके बैठी हूँ अंधेर नगरी। तो ये पूरे नाटक सीक्वेंस में आप जमा लेंगे। ईयर मैंने बता दिए हैं इन लोगों के। ठीक है, ये पूरे नाटक हो गए। 14 नाटक हैं और 10 नाटककार हैं, जिसमें से जो 2 नाटक लगे हुए हैं भारतेंदु जी के, 3 नाटक लगे हुए हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, कुछ और पूछना है? प्रकाशन वर्ष के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। आषाढ़ का एक दिन शायद मैंने 48 बोल दिया था, 58 है बेटा। आप ये याद कर लो, आज़ादी से पहले के, आज़ादी के बाद के, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझने में। प्रकाशन वर्ष से प्रश्न आते ही आते हैं, पहले से बाद के क्रम में लगाइए, या फिर ऐसा पूछ लेते हैं पर्टिकुलर कि मैच करिए किसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। क्लियर है? रिपीट नहीं करना है ना। आगे बढ़े, आप नोट कर लिए होंगे प्रकाशन वर्ष की, बोलती जाऊँ फिर से एक बार और।
आपको मतलब कि कंप्लीट समझते हुए आगे बढ़ना है। मेरा उद्देश्य सिलेबस ख़त्म करना बिल्कुल नहीं है, जब तक आप लोग समझोगे नहीं। मैम एक बार और। एक बार और बता दें, ठीक है। सबसे पहले, अब मैं पहले और बाद का नहीं करती, मुझे जो याद आ रहा है वो बताती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ पहले से बाद के क्रम में रहे। ईयर आपको नोट कर लेंगे तो आप लगा भी लेंगे बाद में। तो भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र 1880, अंधेर नगरी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दो नाटक इनके हो गए, दो हो गए। नंबर 3 पे फिर आ जाते हैं स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद 1928, ठीक। चौथा नाटक इनका लिख लीजिए चंद्रगुप्त 1931, ये भी जयशंकर प्रसाद है। पांचवा नाटक ध्रुव स्वामी 1933, 3 नाटक जयशंकर प्रसाद जी के। फिर 33 से तुरंत 34 में आ जाइए, सिंदूर की होली 1934, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रही नहीं मैम ठीक ठीक है है। ना, हाँ 34 कर लिया। अब सीक्वेंस के हिसाब से अगर चलें तो आ जाएगा, हाँ चलो आप लगाना सीक्वेंस, क्योंकि टाइम लगेगा सीक्वेंस के हिसाब से सोचने में। तो अब 34 से फिर हम लोग आ जाते हैं सीधे 50 वाले के, 50 के आसपास के जितने भी नाटक हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे याद आ रहा है, अंधा युग लिख लो 1955, ठीक है। अंधा युग लिख लो 1955। और 1955 में 2 नाटक हैं, अंधा युग और अंजो दीदी। देखिए ये भी आपको एक अच्छा हो गया, याद रहेंगे। आ से ही है दोनों, हाँ। अंधा युग, और अंधा युग है धर्मवीर भारती, और अंजो दीदी जो है ये किसका है, जल्दी से बताओ। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क, राइटर है उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये 1955 में हो गए। 1954 का है आगरा बाजार, इससे पहले आ जाएगा आगरा बाजार 1954। फिर 58 में आ जाते हैं। 1958 का है बच्चों आषाढ़ का एक दिन, बहुत प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का। और आगरा बाजार मैं पहले बता चुकी हूँ, हबीब तनवीर जी का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आधे अधूरे 1969, ये है मोहन राकेश का। मोहन राकेश के भी 2 नाटक हो गए, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, 2 नाटक इनके हो गए। फिर 3 नाटक और बचे हैं, कौन कौन से हैं? एक है बकरी 1974, सर्वेश्वर दास सक्सेना जी का। फिर है एक और द्रोणाचार्य 1977, इसके लेखक हैं शंकर शेष जी, एक और द्रोणाचार्य के। और सबसे आखिरी नंबर पे आ जाता है बच्चों मन्नू भंडारी जी का महाभोज 1983। तो ये थे नाटक जितने टोटल लगे हुए हैं और इनके प्रकाशन वर्ष। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक लगा? यस है ना, पढ़ते यस पढ़ते मैम। याद हो गया होगा, है ना। तो चलो जी अभी मैम। मैंने क्योंकि इसको ओपन किया हुआ है, इसी को देख लेते हैं। अंधेर नगरी मैंने आपके ग्रुप में भी इसको शेयर किया है। खुद से भी पढ़ना होगा बेटा, प्रयास दोनों तरफ से होगा तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग अपने से भी इस पूरी PDF को चेक करना, देखना, कथन को देख लेना एक बार, कहाँ कहाँ किससे। वैसे तो मैं यहाँ से पढ़ा ही नहीं हूँ। तो ये जो नाटक है बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी, इसको संपादन इनका इस वाले PDF में परमानंद श्रीवास्तव जी का है, लोक भारती प्रकाशन है। ये सब पूछा नहीं जाएगा, खैर आपसे प्रकाशन नहीं पूछा रहा है, आपको बस पता होना चाहिए। अब मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा कि ये है क्या। इसका प्रकाशन 1881 में हुआ, हमने पता कर लिया है। अब इसकी शैली, इनकी जो शैली बहुत पूछी जाती है, इनके नाटक जो हैं भारतेंदु जी के, तो इनकी शैली पूछी जाती है। ये है बच्चों हास्य व्यंग की शैली में है। और प्रकार क्या है? प्रहसन, नोट कर लेना, इसका प्रकार है प्रहसन। अंक है इसमें 6, टोटल 6 अंक हैं इसमें। आधार क्या है बच्चों? इसका आधार है नाटक की रचना जो है बिहार के रजवाड़े पे के आधार पर की गई है, जिसको लेखक ने एक ही रात में लिखकर पूरा किया था। ये इसके मामले में मतलब इस नाटक के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस नाटक को लेखक ने सिर्फ एक रात में लिखकर पूरा किया था।
हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था का आरंभ हुआ था, जिसके रंगमंच के लिए यह नाटक एक ही रात में लिखा गया था और एक ही बैठक में इसको लिखकर पूरा कर लिया था। एक ही रात में ऐसे नहीं बार बार लिखने बैठे, एक बार बैठे भारतेंदु जी और ये पूरा नाटक इन्होंने कंप्लीट करके उतार दिया। ठीक, एक रात में इस नाटक की रचना हुई। किसके लिए किया गया था? हिंदू नेशनल थिएटर नाम की एक संस्था थी, नाट्य संस्था, उसके लिए नाटक लिखना था, तो भारतेंदु जी ने एक रात के अंदर लिख के दे दिया था। ठीक है, शैली क्या है? हास्य व्यंग, और प्रकार क्या है? ये प्रहसन। अंक है इसमें 6। अब इसके पात्र देख लेते हैं। मैं तो ये नाटक का ही पीडीएफ है, उसको बाद में बताऊंगी। पात्रों को आपको नोट करना है, तो 3 पात्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो महंत जी हैं, महंत जी दिखाए हैं उनके, और एक शिष्य 2 दिखाए हैं उनके। कौन कौन से हैं? नारायण दास और गोवर्धन दास, 2 इनके शिष्य दिखाए हैं। अन्य पात्र हैं, बहुत सारे पात्र बीच में आएंगे। बाजार में बहुत सारे पात्र हैं, बाजार के दृश्य में, दरबार में पात्र दिखाए गए हैं, नगर के पात्र दिखाए गए हैं, तो आपको सीक्वेंस में मिलते जाएंगे। लेकिन पहले से बता देती हूँ, बाजार के पात्र में बच्चों कबाब वाला है, घासी राम है, नारंगी वाला है, हलवाई है, कुंजड़ीन है जो सब्जी बेचती है, चूरन वाला है, मछली वाली है, और बनिया है, पाचक वाला है, मुगल है, जात वाला, एक जात वाला भी है, इसमें सबकी जात बदलने का काम करता है पैसा लेके, और एक ब्राह्मण है। ये वाला इतने सारे दिखाए गए हैं। अब जो दरबार के जो पात्र हैं, इसमें है राजा है, मंत्री है, सेवक इत्यादि लोग दिखाए गए हैं। नगर के पात्र जो दिखाए गए हैं, तो कल्लू है कल्लू कारीगर है, चूने वाला है, भिश्ती है, कसाई है, गडेरिया है, और कोतवाल और प्यादा, जो पहला प्यादा, इस तरह से एक जिक्र आया है। ये सारे पात्र जो हैं नगर के हैं। तो 3 तरह के आपको इसमें पात्र मिलेंगे। इसके अलावा इसका विषय क्या है बच्चों? ये दिखाया गया है कि मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का इसमें चित्रण किया गया है। क्योंकि जब अंधेर नगरी चौपट राजा, आपने सुनी होगी ये कहावत, इसी पे भारतेंदु जी ने इसमें वो भी दिया है, गीत बना दिया है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो चौपट राजा में सब अंधेरी मची हुई, अन्याय है हर तरफ, इस तरह का है। जन चेतना को जगाने का काम किया है। तो उस समय जो राजा थे, सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। तो एक तरह से उन पर व्यंग किया गया है। लोगों को, भारतीयों तो मतलब कि भारतवंशियों को, भारत के लोगों को, जनता को जगाने का काम किया है इस नाटक के द्वारा। सामाजिक विकृति का चित्रण इसमें किया गया है। अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढंग का पर्दाफाश किया गया। ऐसे ही न्याय होता था अंग्रेजी शासन व्यवस्था में। माल बाजार विज्ञापनों के जरिए उनकी जो कुरूपता है वो दिखाए गए। विज्ञापनों का तो अब तो देखिए कितना ज़्यादा स्वरूप बिगड़ चुका है, उस समय का भी यही हाल था। अंग्रेजों के समय के सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया, चित्रण किया है। अंधी मूल्यहीन शासन व्यवस्था को दिखाया गया है। ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई गई है, और न्याय व्यवस्था की विसंगति को यहाँ पे भारतेंदु जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। अब इस नाटक में पूरे 26 पेज हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन एक बार में पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाए। चलते हैं अब इसके नाटक के सारांश को ना बता के मैं पूरा नाटक ही आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला अंक, 6 अंक बताएं। प्रथम अंक है बाह्य प्रांत। पूछा जाता है किस अंक का कौन सा प्रांत, मतलब कि जगह है, स्थान। तो पहले अंक का स्थान है बाह्य प्रांत। अब मैं जो बोल रही हूँ वो आप इमेजिन करते चलना, ठीक है? नाटक अपने मन में सोचते चलना, पात्रों को समझना, कोशिश करना कि उसका जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसका एक बिंब आपके मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में बनता जाए। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब एक साथ गा रहे हैं, दोनों चेले और महंत जी। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय, कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। ये भजन गाते हुए तीनों लोग आ रहे हैं। महंत बोलते हैं, अच्छा ये इसमें अर्थ भी दिया गया है। ये जो जैसे 1 2 लिखा हुआ है ना, नसाई और राई, इसका अर्थ दे दिया। नसाई माने नष्ट होना और राई माने विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ होना, ठीक है?
कवि कुलराय मतलब सूरदास सबसे श्रेष्ठ हो गए सब कवियों से, ये इसका अर्थ है। तो महंत जी कहते हैं, अब सारे पात्रों का मुझे ही वो अभिनय करना है तो मैं ही बता रही हूँ, मैं महंत हूँ। जैसे बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। ये महंत जी कह रहे हैं। बच्चों मतलब हिंदी देखिए कितनी निखरी हुई दिखाई देती है, गद्य की हिंदी उस समय की, भारतेंदु युग की। नारायण दास, गुरुजी महाराज नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा। ये महत्वपूर्ण है बच्चों, कहाँ भेजते हैं महंत जी गोवर्धन दास को, तो पश्चिम की तरफ, है ना। ये पूछा जो पूछे गए हैं प्रश्न मैं वो सब बताते जाऊंगी। और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा, तो याद रखना गोबर पश्चिम की तरफ गए, नारायण पूरब की ओर, सूर्य नारायण पूरब से निकलते हैं, ये ट्रिक याद रखना, तो उनको पूरब की तरफ भेजा गया। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो, भगवान जी को भोग लगे। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। बहुत अच्छी पंक्ति है, याद रखना, ठीक है। ये गाते हुए सब जाते हैं। महंत मतलब कि गुरुजी चेतावनी देते हैं कि लोभ मत करना, लोभ ही पाप का मूल है। ये अर्थ दे रखे हैं, खैर अर्थ में समझाते चल रही हूँ तो जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दूसरा अंक आ जाता है, तो पहला अंक यहाँ समाप्त। बाह्य प्रांत में तीनों लोग आते हैं, भजन गाते हुए आते हैं। उसके बाद महंत जी उनको भोग लगाने के लिए, शालिग्राम जी के भोग के लिए व्यवस्था करने के लिए भेजते हैं। गोवर्धन जी को पश्चिम की तरफ, और ये नारायण को कहाँ भेजते हैं, पूरब की तरफ। और उनको एक चेतावनी भी देते हैं, मतलब गुरु अपनी तरफ से बता देते हैं, शिक्षा देते हैं कि लोभ मत करना, जा तो रहे हो बिना लोभ के जाना। अब इसके बाद दूसरा अंक आ जाता है, स्थान है बाजार। दूसरे अंक का स्थान नोट कर लो, ये है बाजार। अब इसमें बहुत सारे पात्र आपको मिलेंगे। कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर बचे बेचा टके सेर। तो ये टके सेर में टके एक मतलब कि पैसे की वो एक तरह का, जैसे अब हम लोग रुपया चलते हैं ना, पहले टका चलता था, तो एक टके में आपको एक सेर कबाब मिल रहा है, सोच लीजिए। घासी राम जी क्या बेच रहे हैं, ये भी पूछा जाता है। आप लोग नोट बनाएंगे तो कबाब वाला तो समझ में आ गया, कबाब बेच रहा है, लेकिन घासी राम क्योंकि नाम है तो ये चने बेच रहे हैं। चने जोर गरम चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबैना। तौकी जो शब्द आया बच्चों, कभी कभी अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो तौकी का अर्थ है काशी की उस समय तत्कालीन जो वेश्याएं थी उनको तौकी कहा जाता था। एक मिनट, मुझे कुछ और भी याद आ गया, एक मिनट। एक बार ना पिछले नेट में एक प्रश्न आया था, इसी से था कि किससे था, कि वो जो भिक्षा पात्र के ऊपर आया था कि उसका अर्थ क्या है। हाँ इसमें दिया नहीं है, हाँ याद आया था, अर्थ याद रखना। जैसे तौकी का मुझे याद आया, आपको बता देती हूँ। तो इसका अर्थ होता है काशी की प्रसिद्ध जो है वेश्याएं, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये मैना नाम की है, चलो और आगे। बोले अच्छा चना चबैना, चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। अच्छा चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाह बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, टैक्स लग जाता है। और चने जोर गरम टके सेर, तो आप ये देख रहे हो कि टके में एक सेर चना भी मिल रहा है, घासी राम जी चना बेच रहे हैं। अब नारंगी वाला, कबाब मिल रहा है बाजार में और चना मिल रहा है। अब नारंगी वाला, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग ने रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी।
कमला नींबू मीठा नींबू रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके से नारंगी। अब ये नारंगी वाले नारंगी बेच रहे हैं और ये नारंगी की खूब सारी विशेषताएं हैं। जहाँ जहाँ पे ये 1 2 3 4 आया है ना, ये इनके अर्थ भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलो एक बार बता देती हूँ। सिलहट बच्चों, सिलहट का है नेपाल देश का एक नगर है सिलहट। ठीक है, इस तरह से आप देख लेना, क्योंकि आपको मैंने पहले से शेयर कर दिया है। और ऑनलाइन जो बच्चे वीडियो में देखेंगे वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं बिल्कुल अपना उनका अगर वो रहेगा तो मैं उस पर शेयर कर दूंगी, या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसमें भी शेयर किया दिया जाएगा। वैसे भी बहुत सारे PDF उसमें हैं जो नेट से रिलेटेड हमारे रचनाएं जो लगी हुई हैं सबके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हलवाई, तो नारंगी के बाद है हलवाई। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी ना, इनके अर्थ भी बता देती हूँ। सिलहट माने बंगाल देश का एक नगर है। दूसरा अर्थ का अर्थ है नेपाल का एक नगर दिखा है। देखो कहाँ कहाँ की नारंगी बहुत प्रसिद्ध है। बुटवल, बुटवल जो है ये नेपाल का है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, चलो ये तो नारंगी का ही, बड़ा और मीठा नींबू, संतरा मीठी नारंगी मुलायम तर तर किया हुआ। चलो ये इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब है हलवाई। जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप। हे भगवान, इतनी सारी मिठाइयाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मिठाइयों से ही प्रश्न बना ले आंटी, क्योंकि कुछ हट के बनाता है। जो लोग पूरा मतलब नाटक नहीं पढ़ेंगे वो कैसे लिखेंगे। अब इसमें ये पूछ सकते हैं प्रश्न अगर बनाना चाहे कि अंधेर नगरी में हलवाई के पास कौन सी मिठाई नहीं थी, या इनमें से कौन सी मिठाई थी, इसके अलावा दे दे और इसके पूछ लिया जाए। तो क्या क्या है, जलेबियाँ दे मिल रही हैं, इमरती है, लड्डू है, गुलाब जामुन है, खुरमा है, बूंदी है बूंदिया, बर्फी है, समोसा है, पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप। काजू कतली नहीं है ना। उसके अलावा है हलवा, हलवा ले हलवा मोहन भोग, हलवा भी है मोहन भोग भी है, मोयनदार कचौड़ी कचाका, अरे वाह कचाका मुलायम कचौड़ी है, हलवा नरम चबाका, घी में चबाका मतलब घी ऊपर से तैरता हुआ, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। इतनी सारी मिठाइयाँ बेच रहा है। जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताजा खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। तो इतनी सारी मिठाई बच्चों ये मिठाई वाला बेच रहा है, याद रखना ना। ये रहा हलवाई जो है, इतनी सारी मिठाइयाँ बेच रहा है। अपनी मिठाइयों की उसने बात बता, सब अपनी अपनी चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुंजलिन आती है सीक्वेंस में, याद रहेगा। पहले कबाब, दूसरा याद है चने वाले, हाँ घासीराम चना, हाँ। फिर हलवाई, अब है कुंजलिन। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करेमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मरसा ले मरसा। अब इतने सारे साग के नाम हैं बच्चों। हम तो छत्तीसगढ़ में हैं हम लोग, हमारे यहाँ तो इतने सारी भाजियाँ होती हैं, लेकिन कुछ नाम आपको अजीब लग रहे होंगे। धनिया मेथी सोआ पालक चौलाई बथुआ करेमू, करेमू को यहाँ पे क्या कहते हैं, करमत्ता यहाँ बोला जाता है, वही है ना। नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले मरसा लाल भाजी को वहाँ पे मरसा बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, याद को नहीं। ले बैगन लौआ कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तोरई मुरई। ले आदि मतलब अदरक, मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा। ले फालसा खिन्नी आम अमरूद नीबुआ मटर होरहा, जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, हिंदुस्तान का मेवा देखो क्या व्यंग किया है, फूट और बैर यहाँ पे बेच रही है। कौन, देखो ये फूट और बैल एक श्लिष्ट, इसमें एक तो अर्थ समझ में आ रहा है, देश में फूट डालने आए थे ना अंग्रेज लोग और आपस में बैर कराने आए थे, एक तो वो अर्थ समझ में आ रहा है। इसमें श्लेष अलंकार है ना, और ऐसे आपसी फूट और बैर भाव को दिखाने के लिए इसने फलों के साथ इसका उच्चारण किया है। ठीक है,
तो ये बेच रही है कुंजड़ी, सब्जियां बेच रही है, फल बेच रही है। अब आ जाता है मुगल। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिही दाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बुखारा, चिलगोज़ा, सेब, नाशपाती, बिही सरदा, अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया। कितना अच्छा व्यंग देखिए यहाँ पे बोला है। भारत में तो अंग्रेजों ने अपना परचम लहरा दिया, अपनी मतलब शासन इन्होंने रखा, लेकिन वहाँ से आया है मुगल। वो कहता है कि हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, बेवकूफ़ बना हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुक बुक, लो सब मेवा टके सेर। तो अब ये भी अपना सारा मेवा टके सेर बेच रहा है। आप लोग नोट करते चलना, मैं केवल पढ़ा रही हूँ, है ना, नोट करने का काम आपका है। देखिए, हिंदुस्तान का आदमी लक लक मतलब देखो दुबला पतला, हमारे यहाँ का आदमी है दुबला पतला कह रहा है, और अपने यहाँ के इंसान को क्या कह रहा है, एक मिनट, बुम्बुक, बुम्बुक, वाह, ये कह रहा है बहादुर पहलवान है, क्योंकि भाई वो उनके यहाँ अंग्रेज नहीं टिक पाए, हमारे यहाँ टिक गए। तो ये अपने मेवे को सवा पैसे में टके सेर दे रहा है। अब इसके बाद आ जाता है पाचक वाला। चूरन अमल बेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। बहुत अच्छा व्यंग है बच्चों इसमें ना, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां भी आने वाली हैं। चलिए, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चना, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी, चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें, चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग, चूरन खावें एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। एडिटर उन पे भी व्यंग कर रहे हैं। अब ये आगे बच्चों, ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने सुनी भी होंगी कहीं ना कहीं। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अंग्रेजों के लिए ये व्यंग किया है भारतेंदु जी ने। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। क्या मतलब प्रतिभा थी भारतेंदु जी की, और एक बैठक में इतना सब कुछ लिख जाना, नमन है। तो ये व्यंग आपको समझ में आ गया होगा। चूने वाले ने करा है, वो उसका चूरन भी वही है, टका पैसे में सेर, एक सेर। अब है मछली वाली आ गई। मछली ले मछली, मछली है, मछली ले मछली, मछरिया एक टके के बिकाए, लाख टका के बाला, जोबन गाहक सब ललचाया, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए, बिनु पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना अकुराए। तो ये मछली वाली मछली बेच रही है। अब एक मैंने बताया ना, जात वाला ब्राह्मण भी है, वो जात बदलने का काम करता है। कितना बड़ा व्यंग है। जात ले जात, टके सेर जात, टके में एक सेर जात, एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान मतलब ईसाई, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य मांगें, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावें, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से, लुटाए दिया अनमोल माल ले टके से। ये जो आजकल हो रहा है वो 100 साल पहले, 100 से ज़्यादा ही साल हो गए बच्चों, कहाँ 1881 और कहाँ अभी 2025। ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कि आज भी सब चल रहा है। जातियाँ बदल जाती हैं, धर्म बदल जाते हैं, तो टके सेर में जाति बदलने का काम कर रहे हैं, धर्म बदलने का काम कर रहे हैं। एक जाति वाला ब्राह्मण दिखाया। अब है अगला पात्र बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। ये सब
गृहस्थी का सामान बेच रहा है। बाबा जी का चेला, अभी बाजार में बाबा जी का चेला गोवर्धन दास। गोबर जी कहाँ गए थे? गोबर गए थे, किधर गए थे जल्दी बताओ, मैंने ट्रिक भी बताई है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर। अब बच्चों ये भी एक प्रतीक रूप है, पश्चिम और पूरब। पूरब मतलब हमारा हिंदुस्तान समझ लो, पश्चिम मतलब जहाँ पे मतलब विदेश है ना, ये भी एक तरह से कहा है। तो ये जो जितनी भी ये चीज़ें हो रही है ना, यहाँ पे टकेसेर में हर चीज़ मिल रही है, ये पश्चिम की सभ्यता पे भी व्यंग किया गया है। ठीक है, सरकार के ऊपर तो उन्होंने व्यंग किया ही है, तो ये उस पर भी एक व्यंग है। तो बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? टके सेर। और चीनी? टके सेर। और घी? टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। अब कुंजनिन के पास जाता है, क्यों माई, भाजी क्या भाव? बाबा जी टके सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई कहता है, बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? उसको यकीन ही नहीं हो रहा है। सचमुच सब टके सेर? हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर। हलवाई कह रहा है, हाँ बाबा जी सचमुच टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? अब वो पूछ रहा है बच्चों इस नगर का नाम, गोवर्धन दास बाजार वाले अंक में। हलवाई, अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यही गाता और आनंद से बगल जाता है, मतलब कि आनंद से भर जाता है वो। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया। ये भी प्रश्न आता है, कितने पैसे लाया था गोवर्धन दास भिक्षा मांगकर? कितने पैसे? 7 पैसे मिले थे उसे। 3.5 सेर मिठाई दे दे। 7 पैसे में 3.5 सेर मिठाई दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जा। देखो, राम भजते हुए आए थे, अब जा रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। बुद्धि फिर गई अब इनकी, लालच से दूर रहने के कहा था और लालच इनको हो गया। यवनिका गिरती है, यवनिका कहा जाता है बच्चों पर्दे को। अब है तीसरा अंक। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। क्या पूछ रहे बेटा? मैम ये टके सेर का अर्थ क्या होता है? अरे टके, 1 पैसा जैसे बताया ना, टका, आप लोग अब रुपया चलता है ना, पहले जमाने में टका चलता था, तो 1 रुपये में सब चीजें हैं। 1 रुपये 1 किलो मतलब समझ लो सब चीजें मिल रही हैं। 1 रुपये में भाजी भी, 1 रुपये में फल भी, हर चीज वहां पे 1 रुपये किलो मिल रही है। आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ, टका जी एक मैम। इकाई है पैसे की, ठीक है जी है मैम। ना। तो अब मैं रुपये के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि मान लो आपके किसी ऐसे शहर में गए हो जहाँ 1 रुपये किलो फल भी है, 1 रुपये की आइसक्रीम भी है, 1 रुपये में हर चीज़ मिल रही है, फल सब्जी मिठाई जो खाना है खाओ, सब चीज़ 1 रुपये किलो। तो संभव नहीं है ना, जिसका जैसा दाम रहता है, जिसका जैसी वैल्यू रहती है उस हिसाब से उसका दाम होना चाहिए। लेकिन ये अंधेर नगरी है, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी सस्ती मिल रही हैं, महंगी चीज़ें भी सस्ती, मतलब हर चीज़ का एक ही भाव है। ठीक, समझ में आया? जी मैम। तो उसको लालच हो गया कि मिठाइयाँ इतनी महंगी होती हैं और यहाँ टके में मिल रही हैं, तो उसने 3.5 सेर मिठाई खरीद ली और अब वो क्या गाता हुआ जा रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा। अब तीसरा स्थान आ जाता है जंगल। पहला हमने देखा बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जो अंक है जंगल का स्थान है। अब ये दोनों गुरु और चेले, महंत जी और उनके नारायण दास जो वो था चेला, वो तो राम भजो गाते हुए आ रहे हैं। अब ये इस पे लालच जो है चढ़ चुका है, ये क्या गाते जा रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। समझ में आ रहा है? चित्र बन रहा है ना। पात्रों को अपने मन में समझते जाओ, बिंब बनाते जाओ पात्रों का, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत मन से पढ़ा रही हूँ, मैं कोशिश, देखो भले वीडियो बड़ा हो रहा है और लेट भी हो रहा है, लेकिन मैं पूरे मन से इसलिए पढ़ा रही हूँ बच्चों, आपको एक बार में एक वीडियो इसको देख के पूरी बुक समझ में आ जाए, कहीं कोई आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो अब ये महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास
कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। और उसमें पूरा मिठाई भर के चला है। गोवर्धन दास खुश होके, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। देखूं बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर में मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? समझ में आई ये बात? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सब्जी भी टके सेर आ रही है और मिठाई भी टके सेर आ रही है? ठीक। गोवर्धन दास कहते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, अब क्योंकि वो ज्ञानी है भाई, गुरु हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खा जाओ। मतलब ये चीज जो है संशय की चीज है कि एक ही दोनों चीजें एक भाव कैसे मिल सकती हैं, जहाँ भाजी और मिठाई एक ही दाम में कैसे मिल सकती है। अब देखो यहाँ ये भी बहुत प्रसिद्ध है। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ये उनके गुरुजी इनको शिक्षा दे रहे हैं, महंत जी, है ना, कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ने कीजे बास। कोकिला वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक। पंडित और मूर्ख सब एक, सबकी वैल्यू एक जैसी हो रही है। इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ ने नैकु विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, भले सोना बरसे ऐसे देश में नहीं बरसना चाहिए। रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। अगर यहाँ तुम रहोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा और तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। सो बच्चा, चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। उन्होंने सचेत कर दिया। गोवर्धन दास पे तो अब चढ़ चुका था लालच, जैसे आता है ना आजकल के समय में कि ये इस लिंक पे क्लिक करो इतने पैसे मिल जाएंगे, तो जिस पे लालच चढ़ जाता है वो फंस जाता है और जिस पे नहीं चढ़ता वो निकल जाता है। तो गोवर्धन दास जी अब लालची हो चुके हैं। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास में रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। वरन बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। 1 मिनट। सॉरी। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गुरुजी उनको सचेत करते हैं। गोवर्धन दास, खांसी आने लगी अचानक। आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। वो गुरुजी को भी बोलता है कि आप भी यहीं रहो, सस्ता शहर है, आराम से गुजर बसर हो जाएगी। महंत जी कहते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। देख मेरी बात नहीं मान, पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मतलब प्रणाम कर देता है, आपको जाना है जाओ, मैं रहूंगा। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। यवनिका गिरती है, फिर से पर्दा गिर जाता है। 2 अंक बचे हैं। करें कि बाद में करें, आप लोग बताओ। क्यों बच्चों, 40 मिनट्स हो गए हैं, वीडियो हमारा लंबा तो हो रहा है। 2 अंक बचे हैं, कहोगे तो भी पूरा कर दें? चलो ठीक है। नोट कर लो, चौथा अंक है राजसभा का। कल करते हैं मैम। अर्जुन ठीक है जी मैम, कल करते हैं। कल करते हैं, चलो ठीक है। तो आज का यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल इसी के आगे शुरू करेंगे, ठीक है? चौथा अंक। चलो तब तक सबको बाय बाय, और रिवीजन करके आना, ठीक है? आज जितना पढ़ा है रिवीजन करके आना। ओके, चलो बाय बाय बच्चों।